वर्किंग बस क्विकली शो कर दें, लेकिन यह है कि विदाउट वर्किंग एग्जामिनर माइंड करता है, वो कहता है कि इसने पता नहीं कहाँ से उठा के फिगर्स लिख दी है, तो वर्किंग करना जरूरी है। वो कुछ वर्किंग्स होती है ना, वो कैलकुलेटर से हो जाती है सॉल्व। देखो इंतहाई छोटी वर्किंग को तो आप कर सकते हो अवॉइड, लेकिन जो आपकी डिटेल्ड वर्किंग होती है वो आपको शो करनी है। वो कैलकुलेटर वाली को भी प्लस माइनस आपने लिख कर देना, ठीक है। इसकी स्पीड जी बेटा, तो डेप्रिसिएशन निकालनी हो 3-4 सालों की, तो बंदा कैलकुलेटर से निकाल सकता है वो तो डायरेक्ट? नहीं, वो शो कर दी, ठीक है, वो शो कर दी। एग्जामिनर ओके सर, को बताना है कि जी ये चीज इस तरह से वर्कआउट होती है। नहीं जी, हम शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेकर। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज, जो बात बुनियादी आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा अगेन पहले से अगर कुछ पढ़ा हुआ तो उसको अनलर्न करेंगे, ठीक है, और जो बुनियादी बात है उसको लेकर चलेंगे। अगर बुनियादी बात को आप लेकर नहीं चलेंगे तो जिस अंदाज से मैं पढ़ा रहा हूँ बात दाएं बाएं चली जाएगी, आप कहेंगे पता नहीं पहले हमने क्या पढ़ा हुआ था, सर क्या पढ़ा, ठीक है। इसलिए पिछली बातें अनलर्न करें, आपको बहुत अच्छी समझ आएगी। देखिए जी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज आपकी दरअसल कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज को ही बयान करती है। इनफ्लोज का मतलब रिसीट्स और आउटफ्लोज का मतलब पेमेंट्स। तो जो कैश बुक की समरी है जिसमें कि ऑल कैश रिसीट्स एंड ऑल कैश पेमेंट्स लिखी जाती हैं और अल्टीमेटली हमारे पास एक क्लोजिंग बैलेंस आ जाता है, उसी को हमने एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी रिसीट्स को और उसकी पेमेंट्स को सब डिवाइड करना है अंडर सम हेड्स, तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, एक एंटिटी ने जो कैश रिसीव किया होता है, ओह सॉरी आपका यहाँ पर डिस्प्ले नहीं आ रहा, ठीक है बेटा। तो मैं बात कर रहा था कि कैश बुक में हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स की बात करते हैं। जो कैश रिसीव हुआ वो आपका रिसीट साइड पर है, जो पे हुआ पेमेंट साइड पर है, और ये हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस बच गया। बिल्कुल सादा सादा इसको समझना है आपने, बिल्कुल रिलैक्स होकर। रिसीव आपको कहां से हुआ जी? कस्टमर्स से आप कैश रिसीव करते हैं सेल्स के अगेंस्ट, और अगर आपकी क्रेडिट सेल्स हैं तो क्रेडिट कस्टमर्स जिनको हम डेटर्स कहते हैं उनसे कैश रिसीव करते हैं। कैश रिसीव किया, कोई आपने एसेट बेचा, कैश रिसीव किया ऑनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, कैश रिसीव किया आपने कोई बोरोइंग की बैंक से, मोटी मोटी यही बातें होंगी ना। तो आपने जब भी कैश रिसीव किया होता है आप रिसीट साइड पे कैश लिखते हैं और कैश का ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर आया था, सिंपल सादा सी कैश बुक। और पेमेंट में आपने जो कैश पे चीजें परचेज की होती हैं वो आपके सप्लायर्स होते हैं, उनको आपने अदा किया। आपने उधार पे जो चीजें खरीदी थी क्रेडिटर्स को आपने अदा किया। आपने सैलरीज एंड वेजेस अदा की। आपने परचेज की गाड़ी, कोई एक नया एसेट खरीदा वो आपने अदा किया। आपने जो लोन लिया हुआ था उसकी अदायगी की, वापसी अदायगी, तो आपके पास बाकी 315 बचा हुआ। ये एक सादा सी कैश बुक आपके सामने है। इसी कैश बुक को हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज का नाम देना होता है। तो हम तमाम रिसीट्स को ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है जी। 3 एक्टिविटीज हम बनाते हैं और जितनी भी रिसीट्स हैं उसको हम ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में डिवाइड कर देते हैं, और जितनी भी पेमेंट्स हैं उनको भी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में डिवाइड कर देते हैं। अब जरा इसको थोड़ा सा लॉजिकली हम देखते हैं कि वो कौन सी रिसीट्स हैं जिनका ताल्लुक ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के साथ है, और कौन सी रिसीट्स हैं जिनका इन्वेस्टिंग, और कौन सी रिसीट्स हैं जिनका ताल्लुक फाइनेंसिंग के साथ है। इसी तरह पे वो कौन सी पेमेंट्स हैं जिनका ताल्लुक ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग के साथ अलग अलग है। तो हमने जब ये डिस्टिंक्शन देखनी है तो बुनियादी कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हर वो रिसीट
इंतहाई तवज्जो से सुनिएगा। हर वो रिसीट जिसका ताल्लुक प्रॉफिट लॉस से जुड़ता है उसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे। अब ये दोनों रिसीट्स जो हैं इनका ताल्लुक प्रॉफिट लॉस से जुड़ रहा है, इसको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ले जाएंगे। और हर वो पेमेंट जिसका ताल्लुक प्रॉफिट लॉस से जुड़ रहा है उसको भी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में ले जाएंगे। सो व्हाट इज द क्राइटेरिया to identify a receipt or payment as an item of operating activity? The criteria is any receipt or payment which belongs to the statement of profit or loss is an item of operating activities. अब यहीं पर मैं आपको हल्की सी बात करता हूं। आपने बिजली का बिल पे किया, आप बिजली का बिल अल्टीमेटली आप प्रॉफिट लॉस में शो करते हैं या बैलेंस शीट में शो करते हैं? प्रॉफिट लॉस में। हाँ, तो कौन सी एक्टिविटीज में उसकी पेमेंट आएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है जी, गुड। इन्वेस्टिंग के लिए उसके लिए भी सादा सी बात से में रखते हैं। हर वो रिसीट एंड पेमेंट, अब गौर से पहले सुन लीजिए, हर वो रिसीट एंड पेमेंट जिसका ताल्लुक नॉन करंट एसेट्स के साथ जुड़ता है। अब मुझे बताइए कि आपने फर्नीचर खरीदा, इसका ताल्लुक नॉन करंट एसेट से जुड़ता है? सॉरी, आपने फर्नीचर बेचा, आपने गाड़ी खरीदी। इधर जो मैंने एग्जाम्पलीफाई किया हुआ है, आपने फर्नीचर बेचा और गाड़ी खरीदी। अब फर्नीचर बेचने से कैश रिसीव हुआ, इसका ताल्लुक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, और गाड़ी खरीदने से कैश पे हुआ, इसका ताल्लुक भी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्ट किया, एग्रीड? उसके बाद क्या बात आ जाती है? आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज मोटी सी बात, हर वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो जिसका ताल्लुक ओनर्स इक्विटी एंड नॉन करंट लायबिलिटीज से जुड़ता है। अभी मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, बारीक बातें नहीं बता रहा। तो हर वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो जिसका ताल्लुक ओनर्स इक्विटी से या लायबिलिटी से। आपने कर्ज लिया, लायबिलिटी से बात है। आपने ओनर से कैपिटल लिया, ओनर्स इक्विटी की बात। आपने कर्ज की रकम वापस की या आपने डिविडेंड दिया, इसका ताल्लुक भी ओनर्स इक्विटी के साथ है। लिहाजा ये आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की बातें हैं। अब सिर्फ ये 4 एरो हेड्स देख लीजिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटी belongs to the cash inflows and outflows of profit loss, and cash inflows and outflows belonging to the non-current assets are classified as investing activities, and cash inflows and outflows relating to the owner's equity and liability में non-current liability खास तौर पर come under financing activity। ठीक है जी? अच्छा, ये इंतहाई बुनियादी बात है जो सारी जिंदगी नहीं भूलनी तो गलती नहीं होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो सारी जिंदगी आपने बात नहीं भूलनी, वो आपको मालूम है, मैं जनरल बात अकाउंटिंग के रेफरेंस में करने जा रहा हूं। जनरल अकाउंटिंग नॉलेज कि कभी एसेट्स को आप प्रॉफिट लॉस में नहीं लिखते, वो बैलेंस शीट में लिखते हैं, ऐसा ही है। कभी एक्सपेंसेस को आप बैलेंस शीट में नहीं लिखते, आप प्रॉफिट लॉस में लिखते हैं, ऐसा ही है ना। सादा सी बात है। बस उसी तरह से ये है कि आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग की जो रूट है उसको आपने कभी गलत नहीं होने देना, किसी कंफ्यूजन की वजह से भी गलत नहीं होने देना। ठीक, आगे चलते हैं। हमारे पास ये जो मैंने बनाई थी रिसीट्स एंड पेमेंट, और जिसका ताल्लुक मैंने जोड़ा था उधर स्टेटमेंट कैश फ्लो। अब इसकी बनी हुई कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लें आप। आई गिव यू 2 minutes just to look into this statement of cash flows. It's a complete statement of cash flows
prepared with the help of this receipt and payment appearing in the same screen. इसी स्क्रीन पर जो आपको नजर आ रहा है, तो जस्ट लुक इनटू द फिगर्स. मैं पॉज कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग. आपके कस्टमर्स कौन हैं जो जिस पर अभी अरूश कंफ्यूज हुई? कस्टमर कौन है आपके जिन्हें आपने माल सेल किया होता है? भले वो उधार के कस्टमर है, भले वो कैश के कस्टमर है. मैं दोबारा से एक बात कहूंगा, आप इंजॉय करेंगे अगर इन रूट्स को पकड़ लेंगे, रट्टे से बाहर निकल आएंगे, आपके सवाल ऐसे रिलैक्स्ड वे में सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. आपके कस्टमर वो हैं जो कि जिन्हें आपने कैश पे या उधार पे माल बेचा होता है. उनसे जो भी कैश मिलेगा कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर कहलाएगा ना. सादा सी बात. आपके सप्लायर्स वो लोग हैं जिनसे आपने माल खरीदा होता है, भले आपने उधार पे माल खरीदा था, भले आपने नकद माल खरीदा था. ठीक है. ये जो आपके सप्लायर्स हैं 12 और 38, ये आपको 50 यहां पर बनाकर बता दें. उसके बाद आपने सैलरीज एंड वेजेस किसको पे की हैं? एम्प्लॉयज को. इसका अलग से एक हेडिंग आती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में कि जी हमने एम्प्लॉयज को इतने पैसे दिए. कैश पेड टू सप्लायर्स अलग से लिखा जाता है, कैश पेड टू एम्प्लॉयज अलग से लिखा जाता है, कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर अलग से. फिलहाल ये 3 बातें ज़हन में रखना. और अब आप मुझे रिलैक्स होकर बताइए, रिलैक्स है आप लोग? प्रॉफिट और लॉस में आपको रिसीट्स एंड पेमेंट से मुताल्लक एक तो सप्लायर्स को पेमेंट नजर आ गई, कस्टमर से रिसीट नजर आ गई, एम्प्लॉयज को जो पेमेंट्स हैं. क्या इसके अलावा भी कुछ पेमेंट्स होती हैं? बेशुमार एक्सपेंसिव जो कि सप्लायर्स के अलावा आप पे कर रहे होते हैं, जो कैश में पे कर रहे होते हैं, वो भी आ जाएंगे. मैंने चूंकि सादा एग्जांपल है इसलिए मैंने इसमें नहीं लिए. 3 आपको नजर आ रहे हैं. 3 के अलावा चौथा आपको क्या ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में नजर आएगा? कैश पेड फॉर अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस. वो अभी हम थोड़ी देर में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो चौथी आइटम भी आपको नजर आ जाएगी. ठीक है जी. अच्छा, अब जरा इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आ जाइए. इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का ताल्लुक मैंने किसके साथ जोड़ा था? नॉन करंट एसेट्स के साथ. अब नॉन करंट एसेट्स, ये 400 रुपया फर्नीचर का रिसीव हो रहा है, आपने बेच दिया ना साल के दौरान में फर्नीचर बेचा. और ये 630 रुपये आपने गाड़ी खरीदी, ये आपका अदा हो रहा है. ये रिसीव हो रहा है, अदा हो रहा है. यहाँ पे लिखते हैं रिसीव और अदायगी. सिंपली आपने उसी कैश बुक की आइटम्स को लिखा है लेकिन जरा तरतीब डिफरेंट है. और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऑनर्स से 400 रिसीव हुआ, बोरिंग से 200 रिसीव हुआ. बोरिंग जिससे की थी आपने लेंडर्स को 100 आपने वापस अदा कर दिया. अब देखिए क्या तमाम आइटम्स आ गई. जब तमाम आइटम्स आ गई तो आप इनके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस को नीचे लिखेंगे और यू विल गेट द एंड रिजल्ट. आपके पास ये 15 का ओपनिंग बैलेंस जो मौजूद है कैश बुक में वो वाला आपने दिया और 315 पर आप क्लोजिंग बैलेंस के बराबर आ. बताओ 100% कैश बुक ही की बातें आपके स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में लिखी जा रही है ना. ओके, कोई क्वेश्चन आपके ज़हन में उभर रहा है तो पूछ लीजिए, मैं आगे चलने जा रहा हूं. और ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाई है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं कॉम्प्लेक्स बातों की तरफ.
अच्छा जी, अभी तक आपके जहन में जो एक तस्वीर कशी हुई है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की, वो ये हुई है कि तमाम रिसीट्स एंड पेमेंट्स को ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में हमने डिफरेंशिएट करना है। आगे बढ़ते हैं। हमें इसकी इंपॉर्टेंस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की मालूम है कि इट इज अमंग द 5 कंपोनेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा ही है जी। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज को बनाकर प्रेजेंट करना होता है यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। इसको बनाने के लिए हमें जो एग्जामिनर क्वेश्चन देता है उसमें हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस करंट ईयर की दी हुई होती है। तो देखिएगा तवज्जो से जो मैं इस वक्त करना चाह रहा हूं। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन हमें करंट ईयर की और प्रीवियस ईयर की दी हुई होती है। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस करंट ईयर का दिया हुआ होता है। ठीक है जी। इसकी मदद से हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना होती है। अब ये कैसे मुमकिन हो जाता है कि हम यहां से इंफॉर्मेशन पिक करके कैश फ्लोज बनाते हैं? बड़ी सादा सी बात है। हमें फोकस करना है कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज पर। ठीक है जी। कुछ इंफॉर्मेशन हमें ऑब्वियसली मिलेगी स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस से, लेकिन ये बात बराबर हमारे जहन में होना चाहिए कि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस है वो एक्रूअल बेसिस पे बनता है, कैश बेसिस पे नहीं बनता। हमें एक्रूअल को कैश में कन्वर्ट करना होगा। मैं बहुत सादा सी चंद एक बातें करूंगा आप लोगों के साथ, आप लोगों ने मेरा साथ देना। अभी आप मुझे बताइए कि हमने अभी जो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज पढ़ी उसमें हमने देखा था कैश रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स लिखा हुआ था, जबकि जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनती है उसमें तो सेल्स लिखी हुई होती। अब फर्ज कर ले, मैं इंतहाई सादा बात करने जा रहा हूं। हमारी सेल्स फॉर द ईयर है 400 और करंट एसेट्स में हमारे पास इन्वेंटरी, डेटर्स एंड कैश, ये 3 आइटम्स मौजूद हैं। फर्ज कर लेते हैं इन्वेंटरी हमारे पास 40 और 20 प्रीवियस ईयर की, डेटर्स 10 और प्रीवियस ईयर के फर्ज कर लेते हैं 20, और कैश फिलहाल मैं नहीं लिखता। इधर से करंट लायबिलिटीज में हमारे पास क्रेडिटर्स हैं और एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। एक्रूड एक्सपेंसेस सैलरीज के समझ लें, हमारी सैलरीज एक्रूड है। क्रेडिटर्स आप ले लीजिए 15 और यहाँ पर आप ले लीजिए 12, और एक्रूड सैलरीज आप ले लीजिए 5 और यहाँ पर आप ले लीजिए 10। यहाँ हमें मिल रही है एक फिगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जो कि 300 है। लेस किया तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। वो ग्रॉस प्रॉफिट हमारे पास है 100।
इसमें से हमने लेस किए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो कि हम फर्ज कर लेते हैं 80 के हैं, एंड व्हाट वी गेट is 20. This is operating profit. हम मजीद फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास अदर इनकम कोई नहीं है, तो जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वही हमारा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, PBIT। समझते हैं इसको बेटा? यहाँ तक ठीक है ना? इसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस हम फर्ज कर लेते हैं जी हमने कर्ज लिया हुआ था 100 का, पिछले साल वो कर्ज था हमारा 40 का, ओके। और इस पर इंटरेस्ट हम फर्ज कर लेते हैं कि जी 5% हमारा चल रहा है, ओके। और अगर मैं ये कहूं कि पिछले साल के 40 पर 5% इंटरेस्ट होगा तो कितना होगा? 2, ठीक है? यस सर। ओके। और इस साल हमने आखिरी तारीख में ये कर्ज लिया, इसलिए इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं बनता, तो ये 2 हमारा जो है इंटरेस्ट इसमें से लेस हुआ। हमारे पास जो रिजल्ट आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो 18 आ जाता है, और इसमें से इनकम टैक्स को हम लेस करते हैं, फर्स्ट कर लें 8 हमारा इनकम टैक्स है, तो हमारे पास जो एंड रिजल्ट आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 होगा। अब ये एक किस्म की आपने प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाई है अभी सामने हमारा। इनकम टैक्स प्रोविजन, आप ये ज़हन में रख लीजिए कि पिछले साल आपकी 7 थी और इस साल 8 हो गई। चलो ओके। इस गिवन इंफॉर्मेशन को सामने रखते हुए आपने अभी और कोई इंफॉर्मेशन मैंने इसमें नहीं लिखी, सिर्फ मुझे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की फिगर वर्कआउट करनी है। अभी बता दूंगा बेटे, परेशान नहीं होगा। मुझे मालूम है आपने भी ये नहीं पढ़ा हुआ, तो आप फिलहाल परेशान नहीं हो। अगले 10 मिनट के बाद आपको पता चल जाएगा कि जी इनकम टैक्स प्रोविजन क्या होती है। फिलहाल जिस पे फोकस करना है उस पे आपको रहना है। आप मुझे बताइए कि क्या आप वर्कआउट कर सकते हैं कि आपको दौरान साल कस्टमर्स से कितना कैश रिसीव हुआ होगा। आई गिव यू टाइम। आपने मुझे यहाँ पर मैं रेड इंक में एक फ्रेम बना रहा हूँ, आपने इस फ्रेम में मुझे कैलकुलेट करके देना है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। और याद रहे कि मैंने आपको बड़ी बुनियादी बात एक बता दी है कि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज ही होती हैं। इसमें कोई नॉन कैश बात लिखना भी जुर्म है, बिल्कुल लिखना जुर्म है इसके अंदर। और मैंने फिलहाल आपको 3 बातें बताई हैं, आप उन्हीं 3 बातों की कैलकुलेशन करेंगे। एक कस्टमर्स से कितना कैश हुआ, दूसरा सप्लायर्स को आपने कितना कैश पे किया, और तीसरा एम्प्लॉयज एंड अदर्स इकट्ठा कर लेते हैं, एम्प्लॉयज एंड अदर्स। लें जी, मैं आप लोगों को 5 मिनट दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ। प्लीज बताइएगा क्या आपके वर्किंग है। आप वर्किंग देखिएगा, कस्टमर्स आपने किस तरीके से बनाया। और मैं कोई आपको रट्टे वाला फार्मूला नहीं बताने वाला, सिर्फ आपके लॉजिक्स जो बचपन से बने हुए उनको ही पिक करूंगा, आगे चलूंगा। आपने 400 रुपए की सेल्स की है इस साल। इस साल की 400 रुपए की सेल्स
को आपने देखा तो मालूम हुआ कि उसमें 10 तो रिसीव ही नहीं हुआ। ऐसा ही है ना, डेटर का मतलब यही है ना कि 10 अभी आपके रिसीव नहीं हुए। ओके, और ये 20 इसका मतलब है ओपनिंग डेट के आपको रिसीव हो चुके होंगे। आप अगर कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर की बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे कि जी कस्टमर से हमें जो टोटल सेल्स है 400, अगर हम एज्यूम कर लें कि वो कैश रिसीव होना चाहिए था, टोटल सेल्स 400 हमें रिसीव होना चाहिए था, उसमें हम ओपनिंग डेटर्स और क्लोजिंग डेटर्स का क्या ट्रीटमेंट करें कि हम कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स तक पहुंचना है। क्लोजिंग डेटर्स कौन से हैं जो कि हमें नहीं रिसीव हुए होंगे, और ओपनिंग क्या है जो साल के दौरान में रिसीव हो चुका होगा। ठीक है, तो वो आप इसी असम्पशन पे इसके अंदर ये लेकर आएंगे। हमारे पास 410 कैश रिसीव फ्रॉम कस्टमर्स आ जाएगा। 410 एग्रीड। रोहा बताओ बेटे आपका क्या है? 4 क्या गलत किया था? देखो क्लोजिंग क्यों लेस करना है, देखो ना, आप इसे अपने रट्टा नहीं लगाना। रट्टे में भूल जाते हैं कि यार पता नहीं ऐड करना कि लेस करना है। ये बात कब होती है? जब रट्टा लगाया होता है। जब लॉजिक को लेके चलना है तो लॉजिक क्या कहती है कि क्लोजिंग डेट पर डेटर्स कौन है जिन्होंने हमें कैश नहीं दिया। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं, देखो बेटे मैं आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं करवा रहा, मैं सिर्फ आपके लॉजिक्स को स्ट्राइक करवा रहा हूं। यहाँ पर हमने क्या एज्यूम किया कि साल के दौरान में जो 400 रुपए की हमने सेल्स की हैं, हम कहते हैं कि फर्ज कर लो सबके अगेंस्ट कैश रिसीव हो गया। तो उस फर्ज करने में गलती क्या होगी कि भाई क्लोजिंग डेटर्स तो रिसीव नहीं हुए, लिहाजा वो तो माइनस कर दें। क्लोजिंग डेटर्स तो वही सेल्स है ना जो रिसीव नहीं, और जो ओपनिंग डेटर्स हैं वो कौन सी सेल्स हैं जो पिछले साल की थी, उनके अगेंस्ट अगर ना रिसीव हुआ होता तो क्लोजिंग डेटर हमारे कितने होते? 30। फॉलोड ना? तो हम क्या कहेंगे कि हमें ओपनिंग डेटर्स रिसीव हो गए, तो अब आके हमारे पास जो है क्लोजिंग 10 मींस 410 हमें कस्टमर से रिसीव हुआ है। ये लॉजिक बनती है। अच्छा, इसको एक और तरीके से भी काबू किया जा सकता है, वो भी मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। वो डेबिट एंड क्रेडिट का तरीकेकार। टी अकाउंट बना के सर। जी बेटे, आप इसका टी अकाउंट बनाएं, लेकिन ये मेमोरेंडम टी अकाउंट होगा, ये डेटर्स का अकाउंट नहीं कहलाएगा, ये कस्टमर्स का मेमोरेंडम अकाउंट कहलाएगा। कस्टमर मेमो। क्यों मेमो मैं कह रहा हूं? वजह ये है कि इसमें कैश और क्रेडिट सेल्स दोनों है ना। टेक्निकली अगर डेटर्स का अकाउंट होगा तो उसमें तो कैश सेल्स का दाखिला ममनू है, तो हमें तो पता ही नहीं कि इसमें कैश क्रेडिट सेल्स कितनी कितनी है। तो हम मेमो का अकाउंट बनाते हैं, हम कहते हैं कि जी ओपनिंग डेटर्स यहां पर लिख दो डेबिट साइड पर, आपके ओपनिंग डेटर्स हैं 20 और सेल्स की वजह से रिसीवेबल्स इंक्रीज करते हैं, वो आपके 400, और कैश जब रिसीव होगा तो यहाँ पर क्रेडिट साइड पे लिखेंगे तो हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स का बैलेंस आ जाएगा, वो कितना है? 10। तो ये बैलेंसिंग फिगर बेटे जान कितनी आती है? 410। बताइए, इस तरह से भी आप काबू कर सकते हैं इस बात को। ठीक है, तो आप मेमो जी बेटे जो आपको जल्दी से समझ आ जाए वो आपने कर लेना। दोनों 100% ठीक वर्किंग है। ठीक है, अच्छा जी, आपने इस वर्किंग से क्या पिक किया कि वी आर कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो ओनली। जब मैं कैश फ्लो कहता हूं तो इनफ्लो आउटफ्लो दोनों आ जाती हैं। अब जी दिमाग को हाजिर रखते हुए आपने कैश पेड टू सप्लायर कैलकुलेट करना है। मैं दोबारा बोल दूं, दिमाग को हाजिर रखते हुए। अगर मैं यहां पर और आसानी कर दूं, कैश पेड
अगेंस्ट परचेजेस आपने मालूम करना कि परचेजेस के अगेंस्ट आपको कितना कैश पे किया आपने। तवज्जो से हाँ वही किया मैंने एज्यूम किया ना, इसलिए मैंने उसको डेटर का अकाउंट नहीं कहा, मैंने उसको मेमोरेंडम कहा है, कस्टमर्स मेमोरेंडम अकाउंट। ठीक है, टेक्निकली मुझे गुनाह होना था अगर मैं इसको डेटर का अकाउंट कहता, क्योंकि मुझे नहीं पता इसके अंदर कितनी कैश है कितनी क्रेडिट है। इसमें दोनों है, कैश एंड क्रेडिट दोनों है। ठीक है, लेकिन मुझे मालूम नहीं है कितनी कितनी है। आप सप्लाई मेमोरेंडम बनाएं या जैसे भी है, अब आप मुझे वर्कआउट करके दें। आई गिव यू 2 मिनट्स, पॉज कर रहा हूं। अच्छा बेटे, अब ये तो आपने कैश कलेक्टेड फ्रॉम कस्टमर कैलकुलेट किया था। अब कैश, इसकी आप वर्किंग का रेफरेंस दे दें बेशक कि वर्किंग 1 में ये काम आपने किया, ये वर्किंग 1। अब कैश पेड टू सप्लायर के लिए आप लोगों को तवज्जो से जो काम करना वो ये है, मैं यहां पर वर्किंग 2 बनाने जा रहा हूं आपके लिए। देखिए बेटे जान, आपको इतना मालूम है इंतहाई तवज्जो से कि सप्लायर्स छुपे हुए हैं इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर के अंदर। यस, और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की फिगर में मजीद क्या चीज छुपी है? परचेजेस। और सप्लायर कौन है? परचेजेस के अगेंस्ट जिनको पेमेंट करनी है। तो 2 स्टेप्स में ये काम होगा। स्टेप 1, परचेजेस मालूम करें। हमें मालूम ये है कि परचेजेस में हम प्लस करते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री और माइनस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंटरी, तो हमारे पास फिगर जो आती है वो होती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की। ये मालूम है ना हमें। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज गिवन 300, इट इज गिवन। Opening inventory and closing inventories are given. Opening inventory is 20 and closing inventory is 40. Am I right? प्रीवियस जो है ओपनिंग इन्वेंट्री होगी ना बेटे जी। ठीक है, ये हमारे डेटर्स थे। ठीक है, और ये हमारे इन्वेंट्रीज हैं। ट्वेंटी हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री है और क्लोजिंग 40 है। अब आप मुझे बताइए कि हम यहां पर बैलेंसिंग फिगर परचेजेस को फिगर आउट कर सकते हैं। हाउ मच इज दैट? आप रिवर्स वर्किंग करेंगे, माइनस को प्लस कर देंगे, प्लस को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 320 की हमारी परचेजेस आ गई। अब हमें नहीं मालूम कि इसमें कैश कितना क्रेडिट कितना है, तो हम इसके लिए क्रेडिटर्स मेमोरेंडम बनाएंगे। वो एक सप्लायर्स मेमोरेंडम बनाएंगे। थैंक यू बेटा, हम यहां पर सप्लायर्स मेमोरेंडम बना लेंगे। इसको क्या सप्लायर्स मेमोरेंडम। अब सप्लायर्स में ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखिए, आपके पास है 12। क्लोजिंग क्रेडिटर्स लिखिए, आपके पास है 15। और परचेजेस लिखिए क्रेडिट साइड पर, आपके पास वो है 320। ये तो है अगर आप इसको टी अकाउंट के जरिए से बनाना चाहते हैं। तो एनीवेज ये आपके पास 332 की फिगर आएगी, माइनस 15 317 हो जाएगा। 332 और यहां पर आपके पास आ जाएगा कैश पेड 317। इसके पीछे लॉजिक नहीं भूलनी कि हम क्या
बना रहे हैं, क्यों वर्कआउट कर रहे हैं, ये हमें कैश की फिगर चाहिए। तो 317 वर्किंग टू से हमें कैश आउटफ्लो की फिगर मालूम हो गई। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर भी इन सबको प्लस माइनस कर लीजिए, आपके पास आंसर। आपने 19 भूल गई थी आप, हाँ ये गलती है। तो इसलिए इस 2 स्टेप्स में आप करें। स्टेप 1, पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से परचेजेस को वर्कआउट कीजिए, उसके बाद परचेजेस से आपने इसकी कैश पेमेंट की फिगर को वर्कआउट करना। एक साथ जी 3, आप 300 पे आप रुके ना, आप इसके आगे आप चल पड़े। मीन्स आप इसमें अगर एक साथ करते, मैं अभी आपको इसका पहले नीचे दूसरा स्टेप इस तरह से वर्कआउट करता हूँ। आप अगर परचेजेस में आप परचेजेस की फिगर लीजिए 320, और 320 में आप जिस तरह से आपने ऊपर इसका किया था उसी तरह से ओपनिंग क्रेडिटर्स आप इसमें ऐड कीजिए विच इज 12, और क्लोजिंग क्रेडिटर्स आप लेस कीजिए विच इज 15। तो आप फिगर तक पहुंच जाएंगे विच इज, नहीं बेटे 317। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप प्लस माइनस के तरीके से काम कर रहे हैं, बस आपने ज़हन में इसका फ्लो रखना है कि जी क्यों वो प्लस कर रहे हैं, क्योंकि आपने क्रेडिटर्स के लिए फिर वही बात की ना कि 320 अगर परचेज किए तो क्लोजिंग पे 15 अगर रह गए हैं तो इसका मतलब वो हम पे नहीं कर सके थे, क्योंकि हम तो अज्यूम कर रहे हैं ना 320 पेमेंट है, 15 हम पे नहीं कर सके, इसलिए वो माइनस कर दें कि वो नहीं पे किए, और 12 पिछले वाले इस साल में पे किए होंगे, तो हम टोटल 317। अब इसको 1 स्टेप में कैसे आप कर सकते हैं वो मैं अभी आपके सामने करने जा रहा हूं। कोई बच्चा मुझे बताएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से आप डायरेक्टली 1 स्टेप में 317 तक कैसे आएंगे? हाँ जी, आप क्या करेंगे, आप यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं, और अब ये वो बात है, इसको प्लीज रट्टा ना लगाइएगा, आपकी मेहरबानी, अदरवाइज बच्चा रट्टे में चला जाता है और फिर गड़बड़ हो जाती है। आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की फिगर को पिक किया विच वॉज 300, उसमें आपने क्लोजिंग इन्वेंट्री को प्लस किया विच वॉज 40, उसमें आपने ओपनिंग इन्वेंटरी को माइनस किया विच वॉज 20, और आप अगर यहाँ पर ब्रेक लगाना चाहें तो बेशक आप यहाँ पर ब्रेक लगा के कहें कि आपके पास आ गई परचेजेस, आपके पास आ गई 320, उसमें ओपनिंग क्रेडिटर्स को आपने प्लस किया 12, और उसमें क्लोजिंग क्रेडिटर्स को आपने माइनस किया विच इज 15, तो आपके पास एग्जैक्टली वही फिगर आ जाती 317। अब आप लॉजिकली इसको करें तो मजा आएगा, रट्टा लगा के करें तो हो सकता है एग्जामिनेशन डे तक याद रहे, उसके बाद भूल जाएंगे कि हमने करना क्या था, किया क्या। ठीक है, मैंने आपको बहरहाल कॉन्सेप्ट सारा क्लियर कर दिया। तो अब ये 317 इज इन फैक्ट द अमाउंट ऑफ कैश पेड टू सप्लायर्स। ओके, वेल अब आपने एम्प्लॉयज एंड अदर्स पे आना। अब आप जरा साथ साथ देखिए कि क्या कुछ कर चुके हैं, जरा इस बात को बड़ा तवज्जो से सीखिएगा जो मैं इस वक्त कहने जा रहा हूं। अभी तक रिलैक्स है? शाबाश। आप जो कर चुके हैं, सेल्स को निचोड़ चुके हैं कैश में। मेरे अल्फाज को प्लीज माइंड ना कीजिएगा,
कैश को निचोड़ चुके हैं, सॉरी सेल्स को निचोड़ चुके हैं कैश में। जो सेल्स 400 की थी उसके अगेंस्ट इस साल कैश कितना रिसीव हुआ था? 410, क्योंकि पिछले साल के रिसीवेबल भी तो हमें रिसीवेबल थे ना इस साल। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को निचोड़ चुके हैं कैश में। जो हमारी इस साल एक्सपेंस में 300 नजर आ रही है उसके अगेंस्ट कैश कितना पे किया हमने सप्लायर्स को? 317, क्योंकि पिछले साल के तो क्रेडिटर्स थे और इन्वेंट्रीज भी तो थी जो हमने इस साल पे कर दी थी लेकिन एक्सपेंस नहीं बनाई, तो उन सबको हमने इसके अंदर एडजस्ट किया। तो हमने कहा कि जी ये हमारी कैश फ्लो। अब आपने जिसको निचोड़ना है कैश में वो है एक्सपेंस। ये वाली बिल तरतीब में चल रहा हूं, ऊपर से नीचे आहिस्ता आहिस्ता नीचे तक पहुंचूंगा। वो क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यहां पर रुक कर मुझे सिर्फ और सिर्फ ये बताइए, क्या मैं 80 को अपना कैश आउटफ्लो कह सकता हूं? क्यों? क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन 6 जो है वो एक एलोकेशन है, पिछले सालों में जो हमने एसेट खरीदा था उसकी अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रही है। लिहाजा अगर और कोई इंफॉर्मेशन ना दी हो, प्लीज मेरे साथ ही रहिएगा, मेरे अल्फाज के साथ रहिएगा। अगर कोई और इंफॉर्मेशन ना दी हो तो मेरा यहां पर कैश आउटफ्लो क्या होगा? 80 और 6 के 74। एग्रीड? वेल, यस सर। वी नो वेरी वेल कि ये तो हम एक्रूअल बेसिस पे बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। मींस देयर इज सम एक्रूअल्स एडजस्टमेंट्स बिहाइंड दिस 80। ठीक है, वो क्या है? वो ये एक्रूड एक्सपेंसेस हैं हमारे। ले जी, सिर्फ इन दो येलो हाईलाइटेड को देखिए। 1 मिनट आपको देता हूं और रिलैक्स होके, बगैर किसी रेक्टलाइजेशन वाले फार्मूले को सामने रखते हुए रिलैक्स होके मुझे बताएं कि आपने इस साल में कैश कितना पे किया होगा। ओपनिंग डेट पर आपके 10 पेएबल थे, क्लोजिंग डेट पे आपके 5 पेएबल हैं। 79। ओके, करें क्यों नहीं किया? अब डेप्रिसिएशन तो आपका कैश आउटफ्लो नहीं है ना? हाँ, तो बस यहाँ पे एग्जामिनर जो है वो मार्क्स काटता है। हाँ, बस यही तो बेटे बात है कि ये सिर्फ और सिर्फ बेतवज्जोही की वजह से ऐसा हो रहा है। ये खुदा न खास्ता नालायकी की वजह से नहीं हो रहा। आपको जब ये बात स्ट्राइक करवाई कि बेटे 6 देखा था आपने, वो हो 6 तो देखा नहीं, इसका तो आपको मालूम है 6 देख लेते तो क्या करना था। तो अब इसकी वर्किंग 3 मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। वर्किंग 3 कैश। मीटिंग एंड होने वाली। अच्छा जी बेटे, मैं उसे देख लेता हूँ। फॉर एम्प्लॉइज and other operating expenses। ठीक है, अब ये वाली वर्किंग मैं बनाने जा रहा हूं आपके सामने। अब याद रहे कि इसके अंदर कोई और एक्सपेंस नहीं अभी आएगा, सिर्फ ये जो येलो हाईलाइट ये आपके हुए में बातें, वही वाली बातें आएंगी। ठीक है, क्योंकि इसमें वो इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात भी अभी नहीं आएगी और इसमें इनकम टैक्स एक्सपेंस की बात भी नहीं आएगी। अब देखिए, हमें उसने दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस। अब इतने आप माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं कि आपको मालूम हो गया कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस में तो बेशुमार एक्सपेंस होते हैं। ठीक है, ऑपरेटिंग, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, रेंट, सैलरीज, ये वो, रिपेयर मेंटेनेंस, सब होते हैं। अब इन सब के अगेंस्ट कैश अदा होता है मां सिवाय डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन के। लिहाजा वो इसमें उसने डेप्रीसिएशन को लेस करवा दिया। अब ये कोई रट्टा नहीं है कि ये डेप्रीसिएशन लेस होनी है, ये कॉन्सेप्ट है कि नॉन कैश है। इसी तरह पे अमोर्टाइजेशन भी नॉन कैश है। इसी तरह पे अगर लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट होता तो वो भी तो नॉन कैश है ना, उसको भी। रिवैल्यूएशन गेन भी सर। जी बेटे, रिवैल्यूएशन गेन भी नहीं बेटे जान, रिवैल्यूएशन गेन तो यहाँ नहीं आता। रिवैल्यूएशन गेन तो नहीं वो भी नॉन कैश आइटम ही है ना सर। जी नॉन कैश आइटम है, लेकिन इसमें तो नहीं आई है ना। जी जी सर, बात कर रहे हैं ना।
हमने देखना है कि इस 80 में कौन कौन सी आइटम्स आएंगी। देखो मैं दोबारा से एक बात कर रहा हूं, मैं अभी गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट की बात भी नहीं करूंगा क्योंकि वो कहां पर होगी, वो अदर इनकम में होगी। मैं तो इस 80 की बात करूं, बड़ा लॉजिकली समझना। अगेन इसको खेल कूद का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो इंटरेस्ट अपना शामिल करोगे तो मजा आए। बेटे लॉस ऑन डिस्पोजल करेंगे ना, अगर उसने दिया होता शाबाश, वो भी तो इसी 80 के अंदर ही मौजूद होता, शाबाश बिल्कुल ठीक है। तो इस 80 के अंदर आपको 3 अहम बातें नजर आएंगी जो कि नॉन कैश है। नंबर 1 डेप्रिसिएशन, नंबर 2 अमोर्टाइजेशन, नंबर 3 लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट। ये 3 बातें। इसके अलावा जो भी आपकी नॉन कैश आइटम्स हैं जैसे कि एक्रूअल्स से मुताल्लक हैं या बैड डेट्स हैं, वो आपके इसके अंदर ट्रीट हो चुके होंगे। बैड डेट्स इसके अंदर ट्रीट हो चुके होंगे कस्टमर मेमोरेंडम में, और एक्रूअल्स वगैरह आपके यहां पर अभी ट्रीट हो जाएंगे। ठीक है ना? तो बैड डेट से कंफ्यूज नहीं करना। एक्रूअल्स की अभी मैं आपके साथ एडजस्टमेंट करने जा रहा हूं। आपने नॉन कैश आइटम्स, यहां पर मैं एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज बोलता होता हूं अगर आप लोगों को ज़हन में रहे तो, नॉन कैश आइटम्स रिलेटिंग टू द नॉन करंट एसेट्स। ये तीनों नॉन कैश आइटम्स जो है रिलेटिंग टू द नॉन करंट एसेट्स है। डेप्रिसिएशन का भी ताल्लुक किसके साथ है? अमोर्टाइजेशन किसके साथ ताल्लुक है? और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट का किसके साथ ताल्लुक है? तो आपने यहाँ पर उन नॉन कैश आइटम्स को इन एक्सपेंसेस में से माइनस करना है जो कि बिलोंग करती हैं नॉन करंट एसेट्स से। अब ये लॉजिकली आपको बड़ा मजा देगी बात यार, वाह मजा आ गया। नॉन कैश आइटम्स रिलेटिंग टू द नॉन करंट एसेट्स हमने सिर्फ इधर रखनी है क्योंकि रिलेटिंग टू आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वगैरह, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या अदर करंट एसेट्स वगैरह जैसे बैड डेट्स करंट एसेट से मुताल्लिक है ना। इन्वेंट्री का राइट डाउन जो आपने पढ़ा हुआ IS2 में, अगर कहीं पर लिखा हो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना, उसका भी ताल्लुक इन्वेंट्री में प्लस माइनस हो चुका होता है ऑटोमेटिकली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर, वो भी नहीं इधर आएगा। बेटे इन्वेंट्री का राइट डाउन जो है, कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, इन दोनों में से आप लोअर लेते हो ना। अच्छा एक और मजे की बात देने लगा, एग्जामिनर आए तो सही ऐसे, उसकी हम ऐसी की तैसी कर देंगे। इंपेयरमेंट लॉस, ये क्या है? नॉन कैश आइटम रिलेटिंग टू द नॉन करंट एसेट। ठीक है? अब ये हमने कई सवाल में हो सकता है ना देखा हो, लेकिन इंपेयरमेंट लॉस नॉन, अब देखो आप कहो कि नहीं सर ने तो मेरी 3 चीजों को रट्टा लगवाया था, तो चौथी चीज तो हो सर ने मेरा रट्टा नहीं, भाई सर ने रट्टा नहीं लगवाया, सर ने कॉन्सेप्ट दिया क्या कि एनी नॉन कैश एक्सपेंस relating to the non-current assets will be deducted from the operating expenses over here in this working. In this working मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं क्योंकि बाद सूरतों में इसमें ऐड होना होगा, लेकिन मैं in this working वाज़ेह तौर पे कह रहा हूं। ठीक है? अच्छा, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दी। अब देखो जब माइनस करती तो हम किस पे पहुंच गए? 74 पे। हमने कहा 74 वो एक्सपेंस है जो एक्रूअल बेस्ड एक्सपेंस है। ठीक है? अब मैं वो लफ्ज लिख भी देता हूं, इसको हम क्या कहेंगे? एक्रूअल बेस्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, जिसमें एक्रूअल की एडजस्टमेंट हो चुकी है। ठीक है? नहीं मुन्ने, मैं इसे कह रहा हूं एक्रूअल एडजस्टेड, अब भी बोलता हूं एक्रूअल एडजस्टेड ओपेक्स। ये वो है जो कैश बुक में कुछ और था, उसमें एक्रूअल्स का प्लस माइनस करके हमने ये एक्सपेंस बना के प्रॉफिट लॉस में लिखा था। पुत्री आपने जब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाया था, जब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाया था, उस वक्त आपने कैश बुक में से या ट्रायल बैलेंस एक फिगर उठाई थी, उसमें एक्रूअल्स की एडजस्टमेंट की थी, तो यहां पर लिखा था ना। मैं वो कह रहा हूं कि जब बनाते वक्त स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनाते वक्त आपने इसमें एक्रूअल एडजस्टमेंट की थी, अब आप रिवर्स करेंगे उसको। ठीक है? तो आपने क्या किया? एक्रूअल एडजस्टेड ओपेक्स आपका 74 है, जिसमें एक्रूअल एडजस्ट हुई नहीं है। ठीक है? ऐसा एक्सपेंस जिसके लिए आपने कैश भी पे किया था, एक्रूअल की एडजस्टमेंट भी की हुई है, वो 74
74 है। अब इसमें इसकी रिवर्सल करनी है। अब आप मुझे बताओ, आप ओपनिंग एक्रूवल्स को और क्लोजिंग एक्रूवल्स को किस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि आप कैश पेड फॉर ओपेक्स में आ जाएंगे, कैश पेड फॉर ओपेक्स पे आ जाएंगे। सोच के, आपने रट्टे वाले मामले में नहीं जाना। बात क्या है कि वो कह रहा है कि 74 में क्लोजिंग एक्रूवल्स शामिल हैं 5 की। क्लोजिंग एक्रूवल्स क्या है? जिसका ताल्लुक इस साल से लेकिन अदा नहीं किया, हमने वो इसमें शामिल किए हैं, लिहाजा वो क्लोजिंग एक्रूवल्स माइनस 74 में से करें। रट्टा नहीं लगा दोबारा। आप मुझे बताओ, अगर मैं कहता हूं कि मेरे इस साल के टोटल एक्सपेंसेस 100 रुपीज हैं और बैलेंस शीट में लिखा हुआ है कि 20 रुपीज पेएबल है, क्लोजिंग डेट पे पेएबल 20 है, तो बताओ मैंने कैश कितना पे किया होगा? 80। तो आपने माइनस किया है तो 80 पे पहुंचे होना, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया। वो प्रॉफिट लॉस में कह रहा है कि 74 आपके एक्सपेंस है जिसमें अक्रूवल्स एडजस्ट हुई हुई है। एडजस्ट बेटे देखो ना, आपने कैश पे किया था, अगर अभी जो मैंने बात की वो करूं, 80 कैश पे किया था ना आपने, तो आपने क्या किया था? प्लस क्लोजिंग एक्रूवल्स किया ना इसमें आपने, एक्रूवल्स 20 एडजस्ट करके आपने कहा ना कि मेरा एक्सपेंस जो है वो 100 है, तो ये एक्रूवल एडजस्टेड एक्सपेंस है ना आपका 100 का। तो मैं कह रहा हूं मेरा एक्रूवल एडजस्टेड, जिसमें एक्रूवल एडजस्ट हुई हुई है वो 100 है, तो मेरी क्लोजिंग एक्रूवल्स कितनी है? 20। तो मेरा कैश कितना पे हुआ होगा? ठीक है ना। अब ये एनालॉजी जरा अपने सामने रखो और देखो जो मैं समझाना चाह रहा हूं। जिसमें एक्रूवल एडजस्ट हुई हुई है वो 74 है। कितनी एक्रूवल एडजस्ट हुई हुई है? 5 की इस साल मैंने ऐड की थी तो 74 बना, क्योंकि 5 क्या है? क्लोजिंग डेट पे मेरी एक्रूवल्स जो एक्सपेंस पेएबल लायबिलिटी में नजर आ रही है इस साल की क्लोजिंग लायबिलिटी में, अगले साल कैश पे होना, इस साल तो एक्सपेंस में शामिल कर दिया मैंने, अब वो अगले साल पे होनी है। तो इसका मतलब है कि ओपनिंग डेट पर भी कुछ ऐसी हैं जो पिछले साल की थी, जो इस साल हमने पे की हैं, वो इसमें ऐड कर दो, क्योंकि इस साल हमने पे किए। ओपनिंग एक्रूवल्स क्या है? रट्टा नहीं लगाना। ये नहीं कहना कि अच्छा यार समझ नहीं आ रही, याद कर लेते हैं, वो गड़बड़ हो जाएगी। वो इस साल पे हुई है, लिहाजा पेमेंट में शामिल करो। काका अभी एक्सपेंस में शामिल करके इधर हम माइनस करेंगे ना, ये कैश पेमेंट बन रही है हमारी। देखो जरा एक मिनट, आप जो कह रही हो ठीक है, ये हमारी क्या आ रही है जी? इसमें 79 आ रही है ना, तो 79 कैश फ्लो में तो माइनस ही होगी ना बेटे, उसमें शामिल करेंगे तो 79 माइनस होगी ना, माइनस होगी ना। लेकिन फिगर तो यहाँ पे बना के उधर लेके जाऊंगा ना माइनस करने के लिए। जी जी हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस से निकाला और बाकी हमारी जो 5 थी, पहले हमने 10 देनी थी, अब हमने 5 हमारे एक्रूवल्स हैं, इसका मतलब हमने 5 कैश पे कर दिया हुआ है। वो तो हम 5 पे 74। बिल्कुल ऐसा भी कह सकते हैं। एक्रूवल्स में सिर्फ जो ओपनिंग क्लोजिंग की एडजस्टमेंट है, सिर्फ उसको ही आप उसके अंदर शामिल करें कि 10 देनी थी, 10 में से 5 हमने जो है वो अभी ली थी, बाकी 5 दे दिए, सिर्फ जो दी है वो ऐड कर लो। ये भी एक अच्छी अप्रोच है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल अप्रोच है। ठीक है, तो यूं आपने ये 79 कैश फ्लो एक्टिविटीज में, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कैश आउटफ्लो जो हुआ वो आपने पहुंचा दिया। ठीक है, हमने तो देखना कैश आउटफ्लो कितना हुआ 79,
आपने बिल्कुल सही कहा कि जी 10 तो फिर हमने पे कर दिया, माइनस क्यों नहीं कर रहे? तो माइनस कर दिया ना। ओपेक्स ऑपरेटिंग, अब ठीक समझ आ गया ना? अभी नहीं आया। देखो बेटे, आपने एक्रूअल्स पढ़ी नहीं है, एक्रूअल्स का पूरा चैप्टर पढ़ा हुआ है आपने। यही तो मैं कहता हूं इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में सबकी एप्लीकेशन है। अभी तो डेप्रिसिएशन की कॉम्प्लेक्सिटीज की तरफ मैं नहीं लेकर गया। एक्रूअल्स में आप क्या कहते हो? समझ लें कि अगर वो कहता है कैश पेड फॉर ओपेक्स ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका 79 है, ठीक है, और आपको कहता ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंसेस आपके 10 है, और कहता क्लोजिंग एक्रूड एक्सपेंसेस आपके 5 है। तो मुझे बताओ आप कितने एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में लिखती? और प्लस आपको कहता है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपका जो है वो 6 है। तो आप मुझे बताएं कि आप ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना लिखती हैं प्रॉफिट लॉस में? गड़बड़ नहीं करनी पड़ती। रिलैक्स होके मुझे सिर्फ यहाँ पे फोकस करके बताओ, सिर्फ यहाँ पे फोकस करो। हैं? बोलो। कैश पे कर दिया हमने 79 था, ये तो ओपनिंग एक्रूड एक्सपेंस में तो पे हो गया, तो वो पेमेंट में ऐड करेंगे 10 की। यस सर, मुझे समझ आ गई है इसमें कुछ 78। अब बात बताओ। सर 68 आ रहा है मेरा तो। अल्लाह ताला से माफिया मांग, कोई बड़ा किस्म का शैतान जुड़ा हुआ है इस वक्त तेरे साथ। 90 आएगा, 90 भी नहीं। 78 सर। क्या हो गया यार, क्यों तुक्के लगा रहे हो? देखो मेरी बात सुनो, आप अकाउंटिंग एंट्री पास, इसका मतलब एक्रूअल्स भी आप लोगों का गड़बड़ हो है। क्या हो गया यार? 78 आएगा, इसका मतलब है कि अगर डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे। एक मिनट, वो मेरा वो एप्लीकेशन उड़ गई, आपको नजर नहीं आ रहा ना? ठहर सर, अरुष किधर गई है? अच्छा गुड, ये मेरा एप्लीकेशन थोड़ी सी तंग कर रही है। एक मिनट, आप एक अकाउंटिंग एंट्री पास करें। एक्सपेंस आप जब पे करते हैं, ओपेक्स डेबिट कैश क्रेडिट, कितना जी? स्क्रीन नहीं आपको नजर आ रही? नो एक मिनट, उसकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। आपने जब एक्सपेंस पे किया होता है, क्या अकाउंटिंग एंट्री करते हैं? 79 से एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और क्लोजिंग ड्यू जो होता है उसकी क्या अकाउंटिंग एंट्री करते हैं आप? क्लोजिंग ड्यू एक्सपेंस में डेबिट, जो क्लोजिंग ड्यू है, एक्सपेंस में डेबिट क्रेडिट, वो कितने आपका 5 है। और क्लोजिंग ड्यू क्या होता है? जो आपने क्लोजिंग ड्यू का पे किया हुआ है उसको आपने माइनस करना होता है। स्क्रीन अभी भी नहीं आ रही। स्क्रीन नहीं आ रही नजर? अरुष आ रही नजर?
नोट की आ रही एक मिनट ठहरो, मैं आप लोगों को माफ करें और प्लीज अपनी अकाउंटिंग को ठीक कर लो, प्लीज अपनी हो गई सर। ठीक कर लो। देखो मैंने क्या किया था, मैंने उन्हीं फिगर्स को मैंने डिफरेंटली आपके सामने रखा है, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज रट्टे से बाहर आ जाओ, जिंदगी आसान हो जाएगी। बिल्कुल वही फिगर्स मैंने आपके सामने डिफरेंटली रखी और मैंने कहा कि जी वर्कआउट करके दें। मैंने कहा एक्रूअल्स के मुताबिक एक्सपेंस बनाए, आपने कैश पे किया ड्यूरिंग द ईयर 79, उसकी अकाउंटिंग एंट्री किया है, जो भी ऑपरेटिंग एक्सपेंस है आपका, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह जो भी है, आपने उसको डेबिट किया, कैश क्रेडिट कर दिया, ठीक है। क्लोजिंग एक्रूअल्स जो हैं, दोबारा प्रॉब्लम कर रहा बेटे, मैं आपको फिर स्क्रीन नहीं शेयर हो रही होगी ना इस वक्त, हाँ सर। होल्ड करो जरा अभी तो। ओके अच्छा देखो बेटे जी, बात ये है कि आपने यही वाला काम जो है उन्हीं फिगर्स के साथ आपने अलग से देखा। आपका मैंने क्या वर्कआउट किया कि एक्सपेंस पेड ड्यूरिंग द ईयर, आपने साल के दौरान में जो पे किया वो 79 है। अब जो साल के दौरान में पे किया होता है उसमें ओपेक्स, ओपनिंग पेएबल भी आपने पे कर दिया होता है। आपने साल के दौरान में 79 पे किया, उस 79 के अंदर आपके ये जो ओपनिंग एक्रूवल्स हैं वो पे हो गए, ये कैश पेड फॉर ओपेक्स ड्यूरिंग द ईयर था ना, तो उसको आपने इसमें से माइनस करना था, लायबिलिटीज को पे करना था। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को कम करने के लिए क्रेडिट किया जाता है, लायबिलिटीज को कम करने के लिए डेबिट किया जाता है। वही बुनियादी बेसिक अकाउंटिंग, बड़ी बच्चों वाली अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग है ही कुछ नहीं है। बच्चों वाली बातों को ज़हन में वापस ले आओ, आपकी अकाउंटिंग पास हो जाती है। हम असल में उसी बेसिक अकाउंटिंग के ऊपर तवज्जो नहीं रखते, तो अकाउंटिंग जो है हम रट्टा लगाने की कोशिश करके पास करने की कोशिश करते हैं तो वो गड़बड़ हो जाती है। 79 जो आपने एक्सपेंस पे किया डेबिट था, उसमें आपका ओपनिंग 10 जो ओपनिंग ड्यू था वो एक्सपेंस में गलत शामिल हो गया। एक्सपेंस में से निकालने के लिए एक्सपेंस को क्रेडिट करें और लायबिलिटी को पे करना था, लायबिलिटी को पे करने के लिए डेबिट करें। कैश तो इधर आपका पहले पे हो चुका हुआ, उसका ये एडजस्टमेंट होगी। क्लोजिंग डेट पे जब आप पहुंचे तो आपको पता चला कि इसमें 5 रुपए तो स्टिल पेएबल है, स्टिल पेएबल। अब मैं बिल्कुल एक्रूअल्स की अकाउंटिंग कर रहा हूं, एक्रूअल्स के चैप्टर की। स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में उसका बहुत अमल दखल है। तो आपने उस 79 में जो कैश आपने पे किया हुआ था, आपने कहा कि जी 5 मेरे जो हैं वो पेएबल एक्सपेंस शामिल कर लो। वो पेएबल की बेसिस पे 5 को आपने शामिल किया। अब आप इसका लेजर अकाउंट बनाकर देख लीजिए। लेजर अकाउंट बनाया, ऑपरेटिंग एक्सपेंस आपका जो है वो प्रॉफिट लॉस पे 74 जा रहा है, प्लस डेप्रिसिएशन का 6। तो डेप्रिसिएशन का 6 इस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शामिल होकर 80 बन गया। तो यही तो काम किया हुआ था मैंने, एग्जैक्टली उसके रिवर्स चलाया आपको। इधर हम 80 से 79 तक आए थे, वहां 79 से 80 पे लेकर गया हूं मैं। तो बेटे जी प्लीज, बेसिक अकाउंटिंग अगर आपको नहीं आएगी तो स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज कैसे आ सकेगी? यही तो इसकी खूबसूरती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज की, कि इसमें कुछ नया नहीं है, सब पुरानी बातें आपकी जो है इसमें रिवाइज हो रही है, एक एक बात पुरानी रिवाइज हो रही है। तो एक्रूअल्स देख लो, पूरा एक्रूअल्स का चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है कि उसको किस तरह से आप वर्कआउट करें। नहीं ना, तो देखो ना, इसीलिए तो स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में 80 नजर आ रहा था आपको, स्टेटमेंट प्रॉफिट लॉस में 80 नजर आ रहा है। हमने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में क्या लेकर गए? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज में हम ये 79 लेकर गए। बेटे अब वही कैश पेड देखो ना, यहां पर इस वाले फ्रेम में मैंने आपको कैश पेड बताया। ऑपरेटिंग में से 6 की डेप्रिसिएशन निकाली, मैं
ओपेक्स जो एक्रूअल एडजस्टेड ओपेक्स था वहां पे आ गया, उसमें मैंने एक्रूअल्स की रिवर्स की, ओपनिंग एक्रूअल्स को ऐड, क्लोजिंग को मैंने लेस किया, क्योंकि क्लोजिंग ऐड हुए हुए थे उसको एक्सपेंस बनाने के लिए, उसको लेस कर दिया, ओपनिंग लेस हुए हुए थे उसको ऐड कर दिया, तो मेरे पास एक्सपेंस पेड की फिगर आ गई 79, वो मैंने कैश फ्लो में 79 लिख दिया। दुरुस्त? ठीक है, चलें जी, मैं यहीं पे आज का लेक्चर स्टॉप कर रहा हूं। और अब आप लोग पहले ही ओवररन कर दिया हमने टाइम, आप लोगों ने अब एक्रूअल्स और डेप्रिसिएशन ये दो चीजें रिवाइज करके आनी है जी। अब डेप्रिसिएशन में तुम लोगों की इसी तरह से कलाबाजियां लगनी है, मैं बता दूं। डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशंस और रीवैल्यूएशन की कैलकुलेशंस, क्योंकि उसने इसके अंदर जब एप्लीकेशंस की डालनी है तो कलाबाजियां लगाता है स्टूडेंट। फिर बेटे आप सिर्फ उसकी लॉजिकल कैलकुलेशंस को देखो बस कि जी डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती हैं और रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग एंट्रीज क्या होती है, फ्लो कैसे, एक्सपेंस में फिगर कहां से जाती है ये, और एक्रूअल्स को भी रिवाइज कर लो। ठीक है, चलो दैट्स ऑल, थैंक यू ऑल।